Hey students, I am Komal Kaur from Season Academy team. So today we'll go through with a new chapter of our first flight book, chapter 7, Glimpses of India. This is chapter 7. It is divided into 3 parts, and I know if you'll go through with the chapter, you'll find so much interest in it because it just talk about India, where you live, where this is your country and it is talking about your country. And if I ask you, what do you think about India? So, what things come into your mind first? And that is the glimpses of India. Glimpse मतलब होता क्या है? झलक, छोटी छोटी झलकें. हमारे इंडिया में इतनी ज़्यादा वेरिएशंस हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, इतने ज़्यादा कल्चर्स हैं, इतने ज़्यादा कलर्स हैं. वी जस्ट get attract, not only we, all the world just get attracted with our India. So why not we? So we'll go through with the chapter, we'll get to know what is in it. And as I told you that it is divided into 3 parts. First part is a baker from Goa, and second is Kurag, and third one is a tea from Assam. So these 3 things is just separated from the 3 different areas of India. And let's go read out the chapter, and I hope you'll understand India better with the flow of this chapter. A baker from Goa. As you all know guys that about Goa is in India. And this is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in society. सो पेन पोर्ट्रेट देखो कितनी खूबसूरती से वर्ड्स को लिखा गया है इसमें. पेन पोर्ट्रेट मतलब क्या होता है? किसी का ड्राइंग. और पेन से पोर्ट्रेट मतलब किसी का लिखा गया, किसी चीज़ को इतनी खूबसूरती से लिखा गया है जिससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हो, वो इमेज बना सकते हैं. जैसे अगर कृष्ण जी की बात हम करें तो कृष्ण जी का कोई किसी का एक्सप्लेनेशन आप देखोगे इतने प्यार से किया जाता है कि आप उसको एकदम आंखों में इमेजिन कर सकते हो. उसका पोर्ट्रेट आपके इमेजिनेशन में बस जाता है. सो हेयर द पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज के बारे में, बेकर्स के बारे में बताया गया है. और बेकर्स का कितना इम्पोर्टेंस है उस सोसाइटी में, ये बताया गया है. सो लेट्स गो थ्रू द चैप्टर. आवर एल्डर्स आर ऑफन हियर्ड reminisces nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. We still have amongst us the mixtures. So यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? आवर एल्डर्स, जो बड़े हमारे हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें अभी भी वो जो बोल सकते हैं थिंकिंग फॉन्डली ऑफ अ पास्ट, वो पास्ट की चीज़ें उन्हें अभी भी याद है. वो गुड डेज़ ऑफ पोर्तुगीज़ मतलब पुर्तगाल. जो आपको पता होगा गोवा में पोर्तुगीज़ आए थे, तो कहीं ना कहीं जैसे इंडिया में अगर ब्रिटिशर आए तो कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट हमारे पे रहा. तो गोवा में कौन थे? पोर्तुगीज़ आए थे, तो उनका इम्पैक्ट उन पे रहा और वो पुराने दिनों को याद करते हैं. और पोर्तुगीज़ के उस फेमस ब्रेड को और उस सारी चीज़ों को, वो पुरानी चीज़ों को आज भी पुराने लोग बहुत ज़्यादा याद करते हैं. वो ये बोलते हैं कि दोज ईटर ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिस्ड, कि वो लोव्स खाने वाले, वो ब्रेड खाने वाले लोग भले वैनिश हो गए हैं, इस दुनिया से चले गए हैं, पर बनाने वाले अभी भी हैं. हाउ कुड इट बी पॉसिबल? इट मीन्स दैट द बेकरी इज स्टिल देयर. और जनरेशन के बाद जैसे होता है ना, फादर का काम बेटा ले लिया, बेटा का काम उसका बेटा ले लिया, तो इस तरह से जनरेशन से वो पास आउट होते गया. भले ईटर्स, वो पुराने ईटर्स नहीं रहे पर मेकर्स ज़रूर रहे. बोलते ना किसी भी जगह का कोई भी स्वाद चेंज नहीं होता, बस वही बात है. वी स्टिल हैव अमॉन्ग्स अस द मिक्सचर मॉडलर्स and those who bake the loaves, those age old time tested furnace still exist. तो क्या क्या वो मिक्सचर जो वहाँ पे ब्रेड बनाने के जो मिक्सचर का ज़रूरत पड़ता है वो अभी भी है. और जो मोल्ड जिसमें रख के ब्रेड को शेप दिया जाता है वो भी है. और जो चिमनियाँ होती है ना, चिमनी भट्टी, वो अभी भी वहीं के वहीं हैं. और वहाँ उन सभी में ब्रेड बनती है, ब्रेड की खुशबू आती है. और वही पुरानी खुशबू जो पहले भी आती थी वो आज भी आती. बचपन की कोई चीज़ें होंगी आपके याद में, जैसे कुछ रबर पहले आते थे, कलरफुल रबर्स आते थे, तो उसका स्मेल. तो ये सब कुछ कलरफुल चीज़ें हैं जो जिसको आप आज भी स्मेल कर लो, आज भी देख लो, तो मतलब आपको बचपन की याद ताज़ा हो जाती है. तो वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं.
The fire in a furnace has not yet been extinguished. The third and the jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. These bakers are even today known as a padder in Goa. सो what just happened, तो जो बोला जाए फर्नेस जो भट्टी होती है जहाँ पे चूल्हा बोल सकते हैं, जो चूल्हा की जो आग है वो बोला जाता है वो कभी बुझी नहीं। ऐसा नहीं कि वो बुझी नहीं होगी या फिर ख़त्म नहीं हुई होगी, दैट मीन्स दैट कि वो हमेशा ही बेक करते रहे। जो थर्ड ऑफ द जिंगल, थर्ड मतलब क्या होता है, एक तरह की आवाज़। थर्ड ऑफ द जिंगल, जिंगल की आवाज़, जो कुछ लगा, कोई हैवी सा चीज़ होगा, बैम्बू होगा, कुछ होगा। तो ट्रेडिशनल बेकर्स जो है एक बैम्बू लेके चलते थे जिसकी आवाज़ थर्ड होती थी, जिसको अगर बैम्बू का ज़मीन पे मारोगे तो थर्ड की आवाज़ आएगी, लेकिन अगर उसके ऊपर में कुछ घुंघरू वगैरह लगे होंगे तो जिंगल की आवाज़ आएगी। तो थर्ड और जिंगल की आवाज़ आज भी आप सुन सकते हैं गोवा में मॉर्निंग के समय में, जब वो जो ये बेकर्स हैं वो गुजरते हैं गली से, वो थर्ड और जिंगल की आवाज़ करते हुए जाते हैं। तब एक सिंबल हो जाता है ना, जैसे आइसक्रीम वाला जाता है तो एक साउंड करके जाता है तो हमें पता रहता है कि आइसक्रीम वाला आया है, उसी तरह का एक सिंबल देते हुए वो जाते हैं और वो अपने इसको बेचते हैं ब्रेड्स को। तो अगर फादर, अगर बोला जाए ये बहुत पुराना काम है, गोवा में लोग ब्रेड ही ज़्यादा खाते हैं वो, तो ये पुराना काम है। तो भले वो फादर ज़िंदा नहीं है पर उनके जो बेटे हैं वो प्रोफेशन को आगे लेकर जा रहे हैं। आज भी गोवा में बेकर्स का बहुत ज़्यादा डिमांड है, ट्रेडिशन है ये, और इनको किस नाम से जाना जाता है, पैडर के नाम से। गोवा में पैडर के नाम से जाना जाता है बेकर्स को। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड। ये हमारे चाइल्डहुड में जब हम गोवा में रहते थे तो जो फ्रेंड्स होते थे, जो बेकर्स होते थे, वो हमारे फ्रेंड्स की तरह होते थे, कंपेनियन होते थे, गाइड होते थे। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। वो कम से कम 2 बार तो आते ही आते थे हमारे घर के पास। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन सेलिंग राउंड। पहली बार वो कब आते थे, जब वो अपना सामान बेचने के लिए जा रहे होते थे। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट। और दूसरी बार वो कब मेरे घर के बगल से गुजरते थे, जब वो सारा सामान बेचकर वो अपने घर की ओर वापस की ओर जा रहे होते थे। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ द बैम्बू वोक अस अप फ्रॉम द स्लीप, वी रैन टू मीट द ग्रीट हिम। और जब वो जिंगल का और थर्ड का जो आवाज़ बैम्बू का होता था, इससे जब हम सोए भी रहते थे तो मॉर्निंग में जाग जाया करते थे और भाग कर जाते थे उनके पास, उनको ग्रीट करने के लिए। वाई वॉज इट सो? ऐसा क्यों हम लोग सोए रहते थे और थर्ड और जिंगल के बाद सिर्फ ग्रीट करने के लिए जाते थे हम? वॉज इट फॉर द लव ऑफ अ लोफ? क्या ये ब्रेड के लिए प्यार था? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। द लोव्स वर बाउंड बाय सम पैस्किन एंड बैस्किन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। तो बोले लोफ के लिए ये प्यार नहीं था, उनको ग्रीट करने जाते थे। तो ये तो कोई घर की मेड भी और कोई नौकर नौकरानी भी कोई भी ले सकता है ब्रेड, पर फिर ये लोग क्यों उठकर नींद से उठकर जाते थे उनके पास भागते भागते? What we longed for were those bread bangles which we choose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. तो हम इसलिए जाते थे क्योंकि जब हम भाग कर जाते थे तो वहाँ पे एक ब्रेड होती थी, गोल राउंड बैंगल के शेप में ब्रेड होती थी, जो मीठी होती थी, स्वीट होती थी, और हमारा स्पेशल इंटरेस्ट वो खींचती थी। हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता था उसमें वो खाने में, इसलिए हम भाग कर जाते थे वो ब्रेड लेने के लिए। The baker made his musical entry on a scene with the chung chung sound of his special made bamboo stuff. तो वो जब कैसे एंट्री मारता था, उसका एंट्री कैसा होता था, बेकर का म्यूज़िकल एंट्री होती थी झंग झंग साउंड के साथ। स्पेशल बैम्बू के ऊपर झंग, कुछ घुंघरू वगैरह कुछ लगे होंगे तो वो झंग थंग साउंड करता था। ऑन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग्ड और द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। तो ये कैसे होता था, वो एक बास्केट अपने सर पे रखे होते थे, एक हाथ से उस बास्केट को संभालते थे और दूसरे हाथ से वो बैम्बू में जो लगे हुए इंस्ट्रूमेंट उस थर्ड करते थे, और जिसकी वजह से वो साउंड क्रिएट होता था, बैंग बैंग थंग थंग झंग झंग, इस टाइप की आवाज़ निकलती थी। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद द गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस his basket on the vertical bamboo।
तो ये क्या करते थे और हम लोग क्या करते थे, ग्रीट करते थे, और वो हमारे घर के लेडी को ग्रीट करता था, गुड मॉर्निंग कहते थे, एंड देन वो अपने जो बास्केट है उसको रख देता था नीचे, ठीक है, वर्टिकल बैम्बू करके वहाँ पे वो अपने बास्केट को रख देता था. We kids would be pushed aside with a mild rebuke, and the loaves would be delivered to the servants, but we would not give up. तो हमें क्या किया जाता था, अब हमें डांट के थोड़ा साइड कर दिया जाता था. होता है ना, बच्चे हमेशा घुसते हैं कि क्या है क्या है क्या, जानना क्यूरियोसिटी होती थी हमेशा जानने के लिए, तो हमें क्या कर दिया जाता था, साइड कर दिया जाता था. पर हम भी कोई बदमाश कम थोड़ी थे, हम तो मतलब हमें क्या होता था, जानना होता था कि वो आज हमारा स्पेशल ब्रेड आया है कि नहीं आया है. तो वो जो लोब्स है वो हमारे घर की लेडीज़ को या सर्वेंट को किसी को भी ब्रेड दे देता था. फिर ये क्या करते थे, बट वी वुड नॉट गिव अप, हम लोग हार नहीं मानते थे. वी वुड क्लाइम अ बेंच ऑन द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट. और हम क्या करते थे, एक बेंच लगा के, डेस्क लगा के, कुछ भी लगा, उसके ऊपर चढ़ के दीवार के ऊपर से फान कर देखते थे कि वो वाली ब्रेड लाया है कि नहीं. पीप करते थे, झाँकते थे कि जो हमें पसंद है. Somehow I can still recall the typical fragrance of those loaves for the elder and the bangles for the children. आज भी मुझे बिल्कुल याद है मुझे वो स्मेल, वो स्वाद, वो लोब्स की खुशबू, एल्डर्स के लिए वो लोब्स और हम बच्चों के लिए वो बैंगल शेप जो स्वीट होती थी वो वाली ब्रेड. Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouth. तो ब्रेड आने के बाद, होता है ना, चीज़ें आने के बाद खाने का मन करता है, तो छोटे बच्चे होते हैं हम, तो कौन धोएगा मुंह, सीधा खा लो. तो दैट काइंड ऑफ थिंग इज़ हैपनिंग विद दैट चिल्ड्रन, है कि उनको ब्रेड आने के बाद उनको बिल्कुल ब्रश करने का मन नहीं करता था, मुंह धोने का मन नहीं करता था. एंड वाई शुड वी, और ये बोलते क्यों ही हमें मुंह धोना चाहिए. वी वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश. अब हमें क्यों ही इतनी मेहनत करनी है, मैंगो लीफ तोड़ो, उसके बाद टूथब्रश करो, उसके बाद लोग खाओ. एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और क्यों ये ज़रूरी है. द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, कि जो टाइगर्स होते हैं वो कभी तो अपना ब्रश नहीं करते हैं अपना टीथ, तो हमें क्यों करना चाहिए. हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल. तो ये कहते हैं जो बस खाने के बाद एक कप गर्म चाय पी लीजिए और सारा का सारा मुंह साफ़ हो जाएगा, क्या ही टेंशन है, क्यों ही ब्रश करना है हमने. Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl, just as party or a feast loses its charm without bread. तो मैरिज सेरेमनी, देखो ब्रेड का यहाँ इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है कि ब्रेड कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गोवा के लोगों के लिए. पोर्तुगीज़ अगर सिम्टम को फॉलो किया जाए तो मैरिज में स्वीट ब्रेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. मैरिज गिफ्ट में एक तरह का ब्रेड जिसे बोल कहा जाता है वो होना बहुत ज़रूरी होता है. और पार्टी का जो फीस्ट होता था, जो दावत होता था, बिना ब्रेड के, बिना केक के, तो मतलब समझ लो एकदम फीका सा अगर बोला जाए उस तरह का हो जाता था. बिना ब्रेड के कोई भी ओकेज़न पूरा नहीं होता. जैसे हमारे यहाँ लड्डू होता है ना, कोई भी काम हो लड्डू आ जाता है बात बात पे, तो वहाँ पे ब्रेड, ठीक है. नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज. तो ये देखकर हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि ब्रेड और बेकर दोनों ही कितने इम्पॉर्टेंट हैं गोवा के लिए या गोवा के विलेजेस के लिए. क्योंकि अगर ब्रेड चाहिए तो बेकर चाहिए, बेकर वही ना बेक करेगा. तो दैट इज़ द थिंग. The lady of the house must prepare sandwich on the occasion of her daughter's engagement. So look at here the importance of bread here. कि जो लेडी होती थी, जिनकी बेटी की शादी होती थी, वो अपने घर में सैंडविच बनाती थी उस ब्रेड से जब वो इंगेजमेंट होती थी. तो केक्स एंड बॉलिन हैज़ are a must for Christmas as well as other festivals. Thus, the presence of baker's furnace in the village is absolutely essential. तो केक्स और इसी तरह की अलग अलग तरह की ब्रेड बहुत ज़रूरी होती थी किसी भी फंक्शन के लिए, चाहे शादी हो, क्रिसमस हो, फेस्ट हो, फेस्टिवल हो, किसी भी तरह चीज़ के लिए एक इन सारी ब्रेड और इन सारे केक, सैंडविचेस, इन सारी चीज़ों के बहुत इंपॉर्टेंस माना जाता था. इनके बिना तो
मतलब पॉसिबल ही नहीं है किसी भी चीज़ का पूरा होना। तो समझ सकते हैं कि एक बेकर का प्रेजेंस और एक फर्नेस का एक विलेज में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा, कि उनके बिना तो कुछ होना ही नहीं। हर एक विलेज में एक फर्नेस होता था, एक बेकरी होती थी और उसका एक बेकर होता था। द बेकर or bread seller of those days had a peculiar dress known as kabai. It was single piece long frock reached down the knees. तो बेकर्स के लिए एक स्पेशल, हर चीज़ के लिए एक स्पेशल ड्रेस, अगर बोला जाए ड्रेस कोड टाइप का होता है, तो इनके लिए भी उस वक्त एक पिकुलियर ड्रेस कोड था जिनका नाम कबाई था। वो एक सिंगल फ्रॉक पीस था, समझ लीजिए ऊपर से किसी ने फ्रॉक पहन लिया है और वो नीज तक टच कर रहा है, उस तरह का एकदम सिंपल ए लाइन अगर बोला जाए तो एक फ्रॉक टाइप से हुआ करता था। ये उनका ड्रेस कोड होता था। इन आवर चाइल्डहुड वी सा बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड अ ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन अ फुल लेंथ वन एंड लॉन्गर देन अ हाफ पैंट। इवन टुडे एनी वन हु वेयर अ हाफ पैंट विथ रिचेस just below the knees invites a comment, he is dressed like a padder। तो जब इनका टाइम हुआ, राइटर जो है उनका टाइम हुआ जब वो अपने टाइम में थे वहाँ पे उनके बचपन में, तो उनका ड्रेस कोड थोड़ा बदल चुका था। सबसे पहले क्या था, कबाई, वो पूरा एक फ्रॉक होता था, उस नीज तक जाता था, उस टाइप का ड्रेस पहनते थे। फिर धीरे धीरे वो चेंज हो गया, होता है ना, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं चेंज होते रहता है। तो उस वक्त एक शर्ट और एक आप क्वार्टर पैंट समझते होगे, जो ना हाफ पैंट होती है ना फुल, एकदम बीच से होती है, बीच तक होती है, तो उस तरह की जो पैंट होती है, जो ना लंबी होती है ना छोटी होती है, क्वार्टर टाइप की पैंट होती है, उस टाइप की वो पैंट पहना करते थे और शर्ट पहना करते थे। मतलब ये इनके लिए ही ड्रेस बन गया था, एक इन्हीं तरह का इनका ही कोड बन चुका था। जैसे मुस्लिम्स हैं वो कैप लगा के रखते हैं, तो एक सिंबल बन गया कि ये मुस्लिम है, कैप लगा। पंजाबी है, उन्होंने पगड़ी पहनी हुई है, ठीक है, इस तरह का एक सिंबल बन जाता है। तो इनका एक सिंबल बन गया था, इतना ये ज़्यादा फेमस हो गया था कि अगर इस तरह का वेयरिंग कोई अगर कर लेता था तो उसका मजाक बन जाता था कि आज वो पैडर लग रहा है, एक कमेंट उससे मिलता था कि आज वो पैडर लग रहा है। द बेकर यूजुअली कलेक्ट हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, मंथली अकाउंट यूज टू रिकॉर्ड ऑन सम वॉल इन अ पेंसिल। तो बेकर्स क्या, तो यूजुअली अपना रोज़ का जो अपना कंटेंट है, वो जो सामान है वो देकर जाते थे और पूरा एक मंथ में उनका हिसाब किया जाता था, और वो जो हिसाब है वो पेंसिल से उन्हीं की दीवार में लिख दिया करते थे। मतलब जानने का मतलब रखने का बहुत अच्छा, हिसाब रखने का बहुत अच्छा तरीका कि उन्हीं की दीवार में लिख दिया गया कि इतना ब्रेड आया, दिस दैट, ये हिसाब होगा। Baking was indeed a profitable profession in the old days. The baker and his family never starved. तो बेकिंग एक अच्छा प्रोफेशन, एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन बना ओल्ड डेज से आज तक। बोला जाता है कि बेकर की फैमिली जो है कभी भूखी नहीं रहती। ऑल्दो सही बात है, एक ये बात रख सकते हैं कि वो फाइनेंशली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि बेकरी और बेकर की ज़रूरत पूरे विलेज को होती है। सारे लोग बिना ब्रेड के अपनी लाइफ को सोच भी नहीं सकते, जिसके वजह से उनका बोल सकते हैं कंडीशन, फाइनेंशियली कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन उनकी अच्छी होगी। और अगर सेकंड थॉट ले कि वो खुद ही बेकर हैं, वो बेक करके खा सकते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा, एक सेकंड अगर थॉट लें, तो यही बोलने का मतलब है कि वो उनका फाइनेंशियली इकोनॉमिकली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इसीलिए वो कभी स्टार्व नहीं करते। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। ऑफकोर्स आपके पास पैसा होगा, आपके पास अच्छा फैमिली होगा, लाइफस्टाइल होगा, और ये उनका डेली इनकम होगा, तो कोई भी प्रॉस्पेरस लाइफ जिएगा। तो मतलब इनका जो बेकर्स का जो लाइफ होता था वो फुल ऑफ हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरस लाइफ होता था। देयर प्लम फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमोनी टू दिस। Even today, any person with a jackfruit like physical appearance is easily compared to the baker। अगर बोला जाए कि आपने कोई भी एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा तो उसमें जो बेकर होगा, जो शेफ़ होगा या बेकर होगा, उसका फिजिक दिखाया जाता है, एकदम बड़ा सा पेट, उसका एकदम गोलू मोलू बड़ा सा पेट, उसी तरह का फिजिक होता है, एक प्लम फिजिक, एक इस तरह का इमेज बना दिया गया है कि जैकफ्रूट मतलब तो आप समझते हो कटहल, बड़ा सा कटहल, एक उनके पेट पे लगता है कि बड़ा सा कटहल। तो उस तरह का फिजिक का कोई भी इंसान को देखा जाता है, उसको ईजिली कंपेयर कर दिया जाता है तो कि तुम तो बेकर की तरह लग रहे हो, कि एक प्रॉस्पेरस, हैप्पी, खाते पीते घर के, दिस काइंड ऑफ थिंग इज हियर। सो दिस इज अ शॉर्ट ग्लिम्स, अ लिटिल ग्लिम्स, अ वन ग्लिम्स ऑफ इंडिया दैट। कहाँ की बात की गई, गोवा की, गोवा के बेकर्स की बात की। ऑल्दो हमारे इंडिया में अगर ग्लिम्सेस की बात की जाए
तो नंबर ऑफ ग्लिम्सेस आते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं हमारे इंडिया में। एक एक छोटी छोटी जगह के बारे में अगर हम बात करने लगे तो हमारा तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा सिलेबस। तो लेकिन यहाँ पे कुछ ही चीज़ों के बारे में बताई गई। गोवा का बहुत खूबसूरत सी कहानी बताई गई है। पैडर के बारे में, पैडर बोला जाता है उनका ड्रेस, कबाई बोला जाता है। फिर इस तरह की एक उनके जो शुरू से वो चलते आ रहे हैं, जनरेशन से चलते आ रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल बताया गया। तो बहुत खूबसूरत से एक ग्लिम्स बताया गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, इसी का सेकंड चैप्टर। फॉर टिल दैट आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।